अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो है लेक्चर नंबर 3 पढ़ रहे थे। अब जो हमने स्टार्ट करना है वो है हमारा चैप्टर नंबर 2। इसके अंदर जो है हम फंक्शन पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स की। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता क्या है। ठीक है हमने क्या कहा कि z हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे हम x प्लस अयोटा y की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास x y z जो है वो वेरिएबल्स यूज हो रहे थे और जो z है वो हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। ठीक है, x जो है वो हमारे पास x एंड y रियल वेरिएबल्स हैं। हाँ, लेकिन ये इसके अंदर ऐसा है कि जो हमारे पास अयोटा जिसके साथ आ जाएगा वो इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर अयोटा की वैल्यू जो है हमने ऑलरेडी देखी कि अयोटा स्क्वायर जो था वो हमारे पास -1 था, या फिर जो भी अयोटा की वैल्यू थी वो स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम जो है पढ़ना चाह रहे हैं, फंक्शन पढ़ना चाह रहे हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स का, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, ये किस तरह से होगा? ओके, लेट किया हमने कि हमारे पास, लेकिन बिल्कुल उसी तरह से हम सबसे पहले जो है रिवाइज करते हैं कि हमने रियल एनालिसिस के अंदर या फिर रियल सिंपल फंक्शंस को किस तरह पढ़ा था। हमने क्या कहा था, x and y be two variables, then the function is defined as f of y, f of x is equals to y। हमने एक फंक्शन जो है वो एक वेरिएबल, रियल वेरिएबल x पे डिफाइन किया था और हमने उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक रियल वेरिएबल y ही रखा था। बिल्कुल इसी तरह से हमने क्या करना है, एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z ले लिया, उसके ऊपर मैंने जो है फंक्शन डिफाइन करवाना है और उसकी जो रिप्रेजेंटेशन मैं दे रही हूँ वो अगेन मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ही होना चाहिए, उसे हम यहाँ w कह रहे हैं। इसी चीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लेट जो हमारे पास z है वो x प्लस अयोटा y is the complex number or the complex variable, and w is also the complex variable which is also written in the form of u plus iota v, where u is also the function of x and y and v is also the function of x and y. ठीक हो गया? अच्छा, इसको हम किस तरह से मजीद जो है एक्सप्लेन करें, ये तो हमने देख लिया। ओके, अगेन मैंने एक फंक्शन जो है f डिफाइन करना है z पर। ठीक है, और वो फंक्शन मुझे क्या दे रहा है, अगेन एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन दे रहा है w, जिसे हमने कह दिया। या फिर इसी चीज को हम इस तरह से कह सकते हैं कि मेरे पास z एक फंक्शन था, z एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल था, मैंने उसके ऊपर एक फंक्शन डिफाइन करवाया तो मुझे उसके साथ में क्या मिल गया, w मिल गया। ठीक है, मैंने उस पे एक फंक्शन जो है वो डिफाइन करवाया और मेरे पास क्या आ गया, w आ गया। ठीक हो गया? z मेरे पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, आपने इन दोनों के अंदर डिफरेंस याद रखना है। z मेरे पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, लेकिन f ऑफ z जो है वो मेरे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, या फंक्शन है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का। ओके, ठीक है, ये वाली चीज हमने देख ली। ओके, अब इसी को हम किस तरह से देखेंगे, हम इसे ज्योमेट्रिकली देखते हैं कि ये जो सारी मैंने पिक्चर आपके सामने एक तरह से बता दी वो वर्क कैसे करेगी।
ओके, हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो है, देखिए मैंने दो कॉम्प्लेक्स अब वेरिएबल्स लेने हैं। एक मैं ले लेती हूँ जी प्लेन के अंदर, ठीक है, क्योंकि जी मेरे पास, चलिए मैं आपको ये बता देती हूँ, और एक मैं ले लेती हूँ यूवी प्लेन के अंदर या फिर डब्ल्यू प्लेन के अंदर। ठीक है, शायद आपको यूवी प्लेन से कुछ आइडिया हुआ हो। देखिए, जो आपके पास ये मैंने कंसीडर किया है जी प्लेन, ठीक है, ये मैंने कंसीडर किया है जी प्लेन, और ये मैंने कंसीडर किया है डब्ल्यू प्लेन। अब ऐसा मैंने क्यों किया? ओके, अगेन जो जी है उसे हमने क्या कहा, वो किसकी इक्वल था, एक्स प्लस अयोटा वाई की। तो इसका मतलब है ये इसके अंदर जी प्लेन है, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। एक्स हमारा रियल एक्सिस हो गया, वाई हमारा इमेजिनरी एक्सिस हो गया। इसी तरह से जो डब्ल्यू प्लेन है उसको हमने एक्सप्रेस किया इन द फॉर्म ऑफ यू एंड वी। तो यू एंड वी ले लेते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें जो है अपनी डोमेन सेलेक्ट करनी है कि हमारा जो फंक्शन डिफाइंड हो रहा है वो जी से डब्ल्यू पे हो रहा है। ओके, let this is the domain of z plane and this is the domain of w plane. Then here is z and here is the function of z which is equals to w. तो हमने क्या किया है, देखिए अगेन मैं आपसे वही बात करूंगी, जब हम अपना सिंपल फंक्शन डिफाइन करते थे, ये हमारा एक्स होता था सेट, ये हमारा वाई सेट होता था। हम एक्स सेट के हर एलिमेंट का वाई के अंदर एक यूनिक इमेज ढूंढते थे, वहां से हम एक फंक्शन डिफाइन करवा रहे होते थे। बिल्कुल उसी तरह से हमने जी से इस डब्ल्यू के अंदर एक फंक्शन डिफाइन करवाना है। इस जी के ऊपर हमने जो है एक फंक्शन डिफाइन करवाया जिसे हम फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कह रहे हैं। एग्जैक्टली हमारे पास वही चीज चल रही है, जस्ट हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस आ गया कि वहां पे रियल हमने वेरिएबल्स रखे हुए थे, यहाँ भी रियल वेरिएबल्स है, वहां रियल फंक्शन बना रहे थे, यहाँ हम एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन बना रहे हैं। रियल फंक्शन जो था वो हमारे पास 1D था, और जो यहाँ हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन बन रहा है, ये हमारे पास 2D बन रहा है। ये आप जस्ट इतना सा इसके अंदर डिफरेंस आया है। ओके, ठीक है, अब हम वापस आते हैं और हम देखते हैं कि हम क्या कर रहे थे। यहाँ पे जो है हम अपने फंक्शन को किस तरह से हमें अब गिवन होगा, और हम अपने फंक्शन को यूवी की फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। सिंपल सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि आपकी बुक के अंदर भी यहाँ पे दी हुई है, एग्जांपल्स दी हुई है, यहाँ पे हमें फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स बता दिए, और यहाँ पे हमें एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल दी हुई है, एक फंक्शन दे दिया जी स्क्वायर। हमें पता है कि हम हमारा जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है जी, हम उसको इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, जस्ट आपने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे उसका स्क्वायर लें, कॉम्प्लेक्स पार्ट को अलग कर लें और अपने इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लें। तो देखिए ये जो आपके पास फॉर्म बनी है, जिसके अंदर आपने अपना कॉम्प्लेक्स पार्ट अलग रखा है, अपना रियल पार्ट अलग रखा है। रियल पार्ट जो है वो हमारा यू एक्स वाई हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है वो हमारा वी एक्स टू एक्स वाई हो जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरह से हो गया जैसे कि अभी हमने फर्स्ट लेक्चर में आई थिंक ये चीज पढ़ी थी कि हमारे पास जो एक्स होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, वो रियल पार्ट होता है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो y है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का। एग्जैक्टली उसी तरह से हम कहेंगे कि हमारे पास जो यू एक्स वाई है वो मेरे पास रियल पार्ट है मेरे w का, ठीक है, और मेरे पास जो वी एक्स वाई है वो मेरा रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है w का। एग्जैक्टली उसी तरह से हम कहेंगे यू एक्स वाई
या सिंपल यू भी आप कह सकते हैं, रियल पार्ट है आपके W का, ठीक है, या फिर रियल पार्ट है फंक्शन ऑफ Z का, ठीक है। ये चीजें आपने जो है वो याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से हमारे पास जो V है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है हमारे वेरिएबल W का, या फिर हमारा इमेजिनरी पार्ट है हमारे फंक्शन का, ठीक है, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का। आपने याद रखना है कि अगर आपसे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का रियल पार्ट पूछा जाए तो वो x है, ठीक है। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का रियल पार्ट पूछा जाएगा तो u होगा। इसी तरह से अगर आपसे एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का इमेजिनरी पार्ट पूछा जाएगा तो वो y है, लेकिन अगर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का आपसे इमेजिनरी पार्ट पूछा जाएगा तो वो v होगा, ठीक है। ये इसके इन्होंने मजीद इसी को पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है, ये आप कर लेंगे, ये तो बहुत ही बेसिक सा काम है, ये हम कर चुके हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद आपको मजीद एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें जी मॉड का स्क्वायर दिया हुआ है, ये भी आपने कर लेना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास ये एक्सरसाइज आ जाती है पेज नंबर 35 पर। आपने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना, बाकी आपने एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। एक्सरसाइज 2 के अंदर आपको एक फंक्शन दिया गया है, ठीक है। आपने क्या करना है, बेसिकली आपको जो है यहाँ पे पता है कि जो z होता है वो किसके इक्वल होता है। आपने सबसे पहले z को इन द फॉर्म ऑफ x एंड y लिखना है। z की वैल्यू आपको पता है x प्लस अयोटा y है। आपने ये वैल्यू अपनी इस फंक्शन के अंदर पुट करके इसे इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल u एंड v की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। और आपका पास जो फॉर्म बननी चाहिए, आपने u एंड v बेसिकली कैलकुलेट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको x भी गिवन दे दिया है कि क्या है, y भी दे दिया है कि क्या है, और आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की वैल्यू भी दे दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको फंक्शन दे दिया गया है, आपने इस फंक्शन को पोलर फॉर्म के अंदर में भी जो है वो एक्सप्रेस करना है। देख लेते हैं क्या है। यस, हमने अपने क्वेश्चन को जो है वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए, अगर हम आपको पता है कि हम जो है x प्लस अयोटा y की फॉर्म में लिखते हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो वो कार्टेशियन फॉर्म होती है। r थीटा की फॉर्म में करेंगे तो वो पोलर फॉर्म हो जाएगी। एग्जैक्टली अगर हम अपने फंक्शन को x y u v की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो u v मैंने पहले बताया फंक्शन है एक्स वाई का, तो वो कार्टेशियन फॉर्म है। इसी तरह से अगर आर थीटा का फंक्शन बन जाएगा तो वो पोलर फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक करना है वो हमारे पास है लिमिट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लिमिट, कि हमने एक ऐसे फंक्शन का जिसके जो कि हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन ले रहे हैं या कॉम्प्लेक्स फंक्शन ले रहे हैं, हमने उसकी लिमिट कैसे फाइंड करनी है, ठीक है। लिमिट एक हमें पता है कि एक टास्क है हमारे पास, लिमिट हम हमेशा से निकालते आ रहे हैं, ठीक है। हमने लिमिट निकाली, हमें पता था कि लिमिट का मतलब था एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, लेकिन उसकी तरफ अप्रोच कर रहा होता है। जब हम इस तरह से अपनी डेफिनेशन लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू x नॉट, हमने इस तरह से कुछ पढ़ी, ठीक है। हमने साथ में यहाँ पे लिखा था कि फंक्शन वैल्यू इज इक्वल्स टू l, या फिर l इज द लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू x नॉट। जैसे जैसे x आपका x नॉट की तरफ जाता है, f की वैल्यू l की तरफ जाती है, ठीक है। हमें l से गर्ज नहीं है, हमें x और x नॉट से गर्ज है। अक्सर ऐसा होता था हम लिमिट पुट करते थे, वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। ये हमने सिंपल एक फंक्शन की जो है वो जो है डेफिनेशन पढ़ी। अच्छा, इसके अलावा हमने क्या देखा कि जो हमारे पास ये रियल फंक्शन था, ये जो x है जस्ट ये किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, ये x नॉट की तरफ अप्रोच कर रहा है। इसमें सिर्फ x की बात कर रहे हैं, मींस कि ये 1D है।
फिर उसके बाद हमने देखा कि जब हमने लिमिट को प्रूव करना होता था कि इसके कितने वेज हैं, हम इसे कितनी साइड से अप्रोच कर सकते हैं इसके, तो हमें यहाँ से पता लगा हम इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकते थे। ठीक है, एक हमारे पास लेफ्ट साइड थी, एक हमारे पास जो राइट साइड थी। अब ये कैसे हमें पता लगा? ओके, हम एक जस्ट जो है वो रियल लाइन ले लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो है let x not be any point on this line। अब मेरे पास ओनली टू वेज हैं कि मैं जो है इसको अप्रोच करना चाहती हूँ एक्स नॉट की तरफ, तो मेरे पास जो है मैं राइट साइड से अप्रोच कर सकती थी। ठीक है, और मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकती थी, या फिर हमने इस तरह से भी इसको किया कि रियल के अंदर, रियल एनालिसिस में आपने देखा होगा कि लेट दिस इज बी एनी कर्व, एफ ऑफ एक्स बी एनी कर्व। ठीक है, हमें एग्जैक्टली ए के ऊपर कोई हमें एग्जैक्टली एक्स नॉट पे कोई लेना देना नहीं है। लेट दिस वन इज दी एनी पॉइंट एक्स नॉट। ठीक है, ओके, अगर हम इसके अंदर कुछ ऐड करेंगे तो इस साइड पर आ जाएंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस साइड पे आ जाएंगे। इन अदर वर्ड्स लेफ्ट इन द राइट साइड। सो मार्क एज, मार्क कर दें इसको ऐसे। हम जस्ट यहाँ पे ये चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे पास क्या काम हो रहा था। ठीक है, लेट, यहाँ पे हमारे पास जो है, मैं ये एक्सटेंडेड फॉर्म के अंदर आपकी लिमिट की डेफिनेशन लेके जा रही हूँ। लेट एल बी दी लिमिट वैल्यू एंड देन दिस वन इज दी एल प्लस एप्सिलॉन and this one is the L minus epsilon. Similarly, this one is the x naught plus delta and this one is the minus delta. तो जब हमने इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखा था, हमारी क्या डेफिनेशन बनी थी कि जैसे जैसे हमारे पास हमारा एक्स नॉट की तरफ जाएगा, हमारी फंक्शन की वैल्यू एल की तरफ जाएगी इन द नेबरहुड ऑफ ई। When x approaches to x moving towards the delta neighborhood of the x naught, then the function moving towards the epsilon neighborhood of L। हमने इसको यूं ही पढ़ा। ओके, इसे मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। हमने क्या कहा कि हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमारे पास L की तरफ जाएगी whenever x minus x naught less than delta। ठीक है, हमने कुछ इस तरह से इसकी डेफिनेशन पढ़ी। ओके, ये हमने पढ़ लीजिए अपनी सिंपल रियल कैलकुलस के अंदर हमने जो है ये अपनी डेफिनेशन पढ़ ली फंक्शन की। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स की तरफ। ये कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स के अंदर तो हम कह रहे हैं, हम इसकी भी डेफिनेशन को भी लाइक वैसे ही लिख लेते हैं कि जो लिमिट है उसमें जो z है वो अप्रोच कर रहा है z नॉट को, और जो हमारे पास फंक्शन है वो f ऑफ z है, और उसका आंसर हमें कोई ना कोई w मिल रहा है। देखिए, वहां पे हमें एक रियल वैल्यू मिल रही थी, यहाँ हमें रियल के साथ कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी मिल सकती है। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे w दिया है। आपको पता है कि जो z है उसके अंदर आपके टू वेरिएबल्स इंक्लूड हो रहे हैं, x प्लस आयोटा y। ठीक है, सिमिलरली जो z नॉट है वो उस पर डिपेंड करेगा, x की अलग अप्रोचिंग साइड होगी, y की अलग से अप्रोचिंग साइड होगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 2D हो गया। ठीक है, इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं। ये हमारे पास मर्ज हो गया है कि जो z है वो मेरे पास x प्लस आयोटा y की फॉर्म के अंदर है, और ये एक मेरे पास 2D वेरिएबल है। अब इसके अंदर क्या होगा?
अब अगर आपको याद हो कि जब हमने अपने एक सिंपल फंक्शन को इन टू वेरिएबल्स और द मल्टी वेरिएबल्स और द सेवरल वेरिएबल्स डिफाइन किया था, उसमें हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे तो जस्ट हमारे पास ये देखिए x माइनस एक्स नॉट आ गया, क्योंकि जस्ट x ने अप्रोच करना है x नॉट की तरफ। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे हमारे पास x की अप्रोचिंग साइड अलग है, y की अप्रोचिंग साइड अलग है, कि y ने भी किसी न किसी टर्म को अप्रोच करना है, x ने भी किसी न किसी टर्म को अप्रोच करना है। देन क्या होगा? ओके, ये तो एक टफ चीज हो गई। अब हम क्या करें? अब हमें किस तरह से इसको मैनेज करना है, किस तरह से हमें देखना है? हम इसी चीज को, ये जो यहाँ पे हमारी डेफिनेशन लिखी है, इसी को हम जरा इस फॉर्म में लिख के देखते हैं। यहाँ पे देखिए, f of z minus w less than epsilon whenever z minus z naught less than delta। अब इन दोनों में क्या फर्क है? ठीक है, ये जो है मैंने एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए लिखी, और ऊपर जो लिखी हुई है वो एक रियल वेरिएबल के लिए लिखी हुई है। इन दोनों में हमें अभी तक तो ये पता लगा कि इनमें 2D का डिफरेंस है। फिर सेकंड नंबर पे हम ये चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसका क्या मतलब था। सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स whose distance from the z naught is less than a delta। और आपको पता है कि जब आपके पास 2D हो रहा होता है, और ये जब आप इसका मॉडुलस लेंगे स्क्वायर रूट की फॉर्म में होगा, तो ये एक डिस्क की आपके पास जो है वो डेफिनेशन बनती है। तो हम इसे जरा एक रैंडमली सा ड्रॉ करके देखते हैं। x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर है, y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हम एक सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, ओके ओके, मैंने यहाँ पे ये सर्कल ले लिया। अच्छा जी, अब इसके अंदर हमें क्या चीज दिख रही है कि मैंने यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट ले लेना है, एक्स नॉट वाई, एक्स नॉट और वाई नॉट की तरह ये डिस्टेंस हमारे पास है ना, जो हमारा सेंटर है, या फिर जो जिस पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहा है, वो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सर्कल भी नहीं लेते, चले हम इसको अंडर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जस्ट मैं अपने इस प्लेन के अंदर, क्योंकि मेरा ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, मैं इसके अंदर 2D की बात करती हूँ, मैं इसमें एक्स नॉट और वाई नॉट की बात करती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लिया है, एक्स नॉट एंड दी वाई नॉट। ठीक है, ये मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया। अब देखिए आपके पास क्या हुआ था यहाँ पे, जब हम रियल का काम कर रहे थे, हमने क्या कहा कि अगर मेरे पास इस एक्स नॉट को अप्रोच करने के लिए लेफ्ट साइड से वे है और राइट साइड से वे है, इसका मतलब है ये जो एक्स नॉट है ये मेरे पास एक्स एक्सिस पर है, इसको अप्रोच करने के लिए भी मेरे पास लेफ्ट साइड से भी वे है, राइट साइड से भी वे है। ओके, ये जो y है इसके लिए क्या होगा, अप से भी मेरे पास वे है, डाउन से भी मेरे पास एक वे है, फिर मेरे पास इनको अप्रोच करने के लिए यहाँ से भी कोई ना कोई वे बन जाएगा, क्योंकि अब ये प्लेन के अंदर है। पहले हम जस्ट एक्सिस पे थे, अब हम प्लेन में आ गए हैं। इसको हो सकता है कि अप्रोच करने के लिए मेरे पास एक पैराबोलिक वे भी बनकर बन रही हो। ठीक है, इस तरह से मेरे पास कुछ बन रहा हो। तो हमारे पास क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन की जब भी हम लिमिट निकाल रहे होते हैं, हमारे पास बहुत सारे वेज होते हैं, इनफाइनाइट वेज हैं, सो मैनी वेज। ठीक है, हम अलोंग कर्व इसको जो है अप्रोच कर सकते हैं, हम अलोंग स्ट्रेट लाइन इसको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास सो मेनी वेज हैं, लेकिन क्या हमारे लिए ये पॉसिबल है कि हम इन तमाम वेज को चेक करें और फिर उसके बाद बताएं हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही? क्योंकि आपको याद होगा कि हमने लिमिट एग्जिस्ट का क्या क्राइटेरिया पढ़ा था, कि हमारे पास हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल होनी चाहिए थी
राइट हैंड लिमिट की। ठीक है, यही चीज हमने पढ़ी थी। एग्जैक्टली वही बात हमारे पास यहाँ पे, कि जितने भी यहाँ पे वेज हैं उन तमाम वेज को हमारे लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम जो है इन तमाम वेज को वन बाय वन चेक करें और बताएं कि क्या हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। क्योंकि हमने क्या करना है, जो भी लिमिट हमें दी जाएगी हमने उसमें से एक्स की लिमिट वैल्यू चेक करनी है, वाई की चेक करनी है, उसको अप्लाई करना है। बेसिकली हम इसको एज अ टू वेरिएबल डील करेंगे, लेकिन फिर भी हम कैसे हर पॉइंट पर चेक करें, हर उसका वे चेक करें और बताएं हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने इसको हम जो है आगे ले गए हैं। ठीक है, आगे लेके जाने का मतलब ये है कि हमने इसको जो है 3 वेज हमने पिक कर लेने हैं, उनको ही हमने चेक करना है। उनमें से अगर कोई 2 भी सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो हमें थर्ड पे जाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अंदर हमने जस्ट क्या करना है, एक्स एक्सिस कह सकते हैं आप, अलोंग रियल एक्सिस कह सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस एक हमारे पास वे हो जाएगा जब भी हमने लिमिट चेक करनी होगी। एक हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस हो जाएगा और एक मेरे पास हो जाएगा अलोंग y इक्वल्स टू एम एक्स। ओके, अब हम इन्हें कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमारे पास तो ये आ गया। ओके, लेट कर लें, यहाँ पे हम थोड़ी सी कंडीशंस इनकी देख लेते हैं, देन हम इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। हम कहते हैं कि जो हमारी लिमिट है z वो अप्रोच कर रही है जीरो को। अगर मेरी लिमिट जीरो को अप्रोच कर रही है देन मुझे पता है मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या होता है, x प्लस एटा वाई। और ये किसको अप्रोच कर रही है, जीरो को अप्रोच कर रही है। इसका तो ये मतलब हुआ x भी जीरो को अप्रोच कर रहा है, y भी जीरो को अप्रोच कर रहा है। आपको पता है जब आप x एक्सिस पे होते हैं y आपके पास जीरो होता है। ठीक है, तो जब आपने फर्स्ट केस लेना है, फर्स्ट केस में आप कहाँ है, अलोंग x। अगर अलोंग x एक्सिस है तो y ने तो वैसे ही जीरो हो जाना है, y ने जीरो। अच्छा, अब ये आपने जो है वो ध्यान रखना है कि y x एक्सिस पे जीरो होता है। ठीक है, या फिर आपके पास यहाँ पे y तो अप्रोच ही जीरो को कर रहा है, y जो है वो जीरो हो जाएगा और आपके पास जो x है वो अप्रोच करेगा जीरो को। ठीक है, इसी तरह से सेकंड केस क्या है, अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस में क्या होगा आपके पास x जीरो हो जाएगा और y जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, y भी जीरो को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। अब यही चीज हम देखते हैं कि अगर मेरी लिमिट जो है उसके अंदर z जो है वो अप्रोच कर रहा हो 1 को, देन क्या होगा। अगेन आपको पता है, अब आपकी जो लिमिट है जब आप इसको करेंगे, z आपके पास होता है x प्लस एटा वाई। किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को। 1 को अप्रोच करने का मतलब क्या है, 1 प्लस जीरो एटा। ठीक है, ओके, मीन्स कि आपके पास जब आप अलोंग एक्स एक्सिस आएंगे, y तो आपके पास जीरो होगा, लेकिन x किसको अप्रोच करेगा, 1 को। इसी तरह से जब आप अलोंग y एक्सिस आएंगे, x तो आपके पास यहाँ पे 1 है, y किसे अप्रोच कर रहा है, y जीरो को अप्रोच। ठीक है, इसी तरह से आपने जो है अपनी लिमिट निकालनी है। इसी तरह से हम एक और देख लेते हैं। लेट करें कि आपकी जो लिमिट है z वो अप्रोच कर रही है 1 प्लस आयोटा। अगेन जो z है उसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास x प्लस आयोटा y होता है। अप्रोच किसे कर रही है, 1 प्लस आयोटा को। x भी 1 है, y भी 1 है। ओके, आ जाए लॉन्ग एक्स एक्सिस आ जाए। सबसे पहले अलोंग एक्स एक्सिस के अंदर y क्या है, 1 है।
एक्स किसको अप्रोच कर रहा है? एक्स एक्स भी आपका 1 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, सेम केस फॉर दी वाई एक्सिस। ठीक है, हमारे मेन टारगेट होंगे ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर हमारे पास ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो देन हमें जरूरत है हम एम एक्स को भी देखें। अगर ये हमारे पास इक्वल नहीं होंगे, हमारा वहीं पे जो है क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तब दो की ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो थर्ड को हमें चेक करने की जरूरत हो गया। आप लोगों ने इसे अच्छे से देख लेना है, ये आपकी चर्चिल की बुक के अंदर से ही मैंने करवाया, आप इसे देख लें।